वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। केंद्र सरकार ने बजट 2024-25 एकदम नया नवेला संस्करण बजट का, उसमें कुछ नई योजनाओं की घोषणा की। होता यह है कि कुछ नई स्कीम लॉन्च होती है हर बजट में, हर बार जब बजट आता है। इस बार तो आप देखेंगे चुनाव भी बीता तो उसके बाद दोबारा जब नई सरकार बनी, मतलब नई लोकसभा का गठन हुआ, तो उसमें फिर से बजट आया, तो नई घोषणाएं हुई और कुछ पुरानी योजनाओं के साथ भी कुछ रद्दोबदल किया जाता है, वो भी जानने लायक है, तो इसमें शामिल किया गया है। तो एक छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप यहाँ एक पूरा गुच्छा देख रहे हैं। गुच्छा मतलब 5 योजनाएं एक साथ, और उसका पूरा एक पहल का पैकेज यहाँ बनाया गया है। मतलब ये 5 स्कीम्स जो है पैकेज के तौर पे प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहलों का पैकेज। देखिए, सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय के साथ, मतलब केंद्र इसमें खर्चा बर्चा उठा रहा है, और कितना, 2 लाख करोड़। तो इसके साथ 5 साल की अवधि में, 5 साल का इसमें समय दिया गया है, उसमें 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं के पहलों के पैकेज की घोषणा की गई। ठीक, तो इसमें पूछा यह जा सकता है कि भाई इसकी अवधि कितनी है, कितनी धनराशि इसमें आवंटित की गई और कितने युवा इससे लाभान्वित होंगे। बाकी क्षेत्र तो आप देख ही रहे हैं इसका, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, स्किल डेवलप करना, यही सब है। तो अब इसमें जानने लायक बात क्या हो सकती है? देखिए, पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन के लिए, रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन इसलिए क्योंकि कोरा प्रोत्साहन किसी काम का नहीं, उसके साथ जब तक कि रोजगार की संभावना न हो। तो रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं को लागू किया जाएगा, और ये जो 3 योजनाएं हैं अभी आप नीचे देखेंगे, और ये सभी ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी। पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को पहले तो पहचाना जाएगा कि इन्हें नई नई नौकरी मिली। उसके बाद कर्मचारियों और नियोक्ताओं की सहायता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पहले तो ये पता किया जाएगा कि पहली बार एम्प्लॉयमेंट किसको प्राप्त हुआ है। तो रोजगार से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना में आप इसका जो ए वाला पार्ट है उसको देख रहे हैं। ये पहली जो स्कीम, इसमें क्या है कि पहली बार रोजगार पाने वाले जो लोग हैं उन्हें कवर किया जा रहा है, और सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए प्रवेशक जो हैं, नए जो आगंतुक हैं, आने वाले लोग हैं, उनको 15,000 रुपये तक की 3 किस्तों में 1 महीने का वेतन दिया जाएगा, और 210 लाख युवाओं को लाभ मिलने की इसमें उम्मीद है। सिर्फ ये एक एस्टिमेट लगाया गया, तो ये आंकड़े बड़े काम के हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। 3 इसमें किस्तें होंगी और ये 2 साल तक चलेगी। इस योजना की जो अवधि है ये 2 साल की होगी। एलिजिबिलिटी क्या है, तो भाई आप इसमें देख लीजिए कि पात्रता सीमा 1 लाख प्रति माह का वेतन, ठीक है, और ये सभी क्षेत्रों में काम करेगी, इसमें कोई सेक्टर नहीं बांटा गया है। तो ये पहला पार्ट था इसका। दूसरा जो आप देख रहे हैं ये है रोजगार से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना, यानी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इसको कहा जाता है। बी वाला पार्ट, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इसका जो मोटिव है वो साथ में दिया हुआ है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो अब इसमें विनिर्माण क्षेत्र में पहली बार कर्मचारियों की पर्याप्त भर्ती के लिए, जो कि पर्याप्त हो विनिर्माण के क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए, उसके लिए इसको लागू किया गया है। और पहले 4 वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट पैमाने में ईपीएफओ योगदान के लिए कर्मचारी और नियोक्ता, सिर्फ इसमें कर्मचारी नहीं शामिल है, उनके साथ साथ जो नियोक्ता है, मतलब एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, दोनों को इसमें शामिल किया गया, दोनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब सिर्फ आप कर्मचारी को प्रोत्साहित कर देंगे तो उससे क्या होगा, रोजगार देने वाला व्यक्ति भी तो मोटिवेट होना चाहिए इस मंदी के ज़माने में। मतलब रोजगार जो दे रहा है वो निश्चित तौर पर बहुत से लोगों की आजीविका, उनका जो भरण पोषण है उनको धारण किए हुए, तो उसे भी कुछ प्रमोशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोत्साहन दोनों को दिया जाएगा, और 30 लाख युवाओं को इससे लाभ मिलने की अपेक्षा है। 30 लाख युवा जो है वो इससे लाभान्वित होंगे, ध्यान दीजिएगा। और ये भी 2 साल तक चलेगी, जैसे पीछे आपने देखा था ना 2 साल तक, वैसे ये भी, और इसमें भी वही 1 लाख प्रति माह का वेतन पात्रता के तौर पर रखा गया। इसके बाद जो सी वाला पोर्शन है उसको भी देखते हैं। ग कहिए चाहे सी कहिए, जिधर से गिनिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें उद्देश्य पता होना चाहिए। अब ये रोजगार से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना, मतलब एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम, सी को आप देख रहे हैं, सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स। यहाँ एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही है, एम्प्लॉयर्स की बात हो रही है, यानी जो नियोक्ता है, यानी जो नियुक्ति देने वाले लोग हैं, रोजगार देने वाले लोग हैं, उनकी बात हो रही है। तो अब यहाँ पर सरकार सभी नए कर्मचारियों के लिए 2 साल तक नियोक्ताओं के 3,000 रुपये प्रतिमाह तक के ईपीएफओ अंशदान की प्रतिपूर्ति करेगी। यहाँ प्रतिपूर्ति का काम कौन करेगा, ये सरकार का काम है, और यह उन नियोक्ताओं पर लागू होगा जो कि बेसलाइन, अब बेसलाइन का यहाँ क्या मतलब हो सकता है, तो पिछले वर्ष के ईपीएफओ कर्मचारियों की संख्या उससे कम से कम, यानी बेसलाइन से कम 2 कर्मचारियों या 5 कर्मचारियों द्वारा रोजगार को बढ़ाने का काम करते हैं। सिर्फ वही नियोक्ता, सिर्फ वही नियुक्ति देने वाले व्यक्ति जो हैं वो इस दायरे में आएंगे, ठीक है।
और उच्च स्तर को बनाए रखते हैं। सीधी बात है कि जब एम्प्लॉयमेंट हर साल उनकी कंपनी में बढ़ रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक साल जितने एम्प्लॉय उन्होंने रखे अब उसमें से छंटनी करके निकाल दिया और उससे कम रख रहे हैं या संख्या लगातार घट रही है, इसमें वो लगातार ही अपने काम को फैला रहे हैं और साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। और उसके साथ साथ एक खास बात ये भी है कि पार्ट बी के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए ये लागू नहीं होती। अभी पार्ट बी को हमने देखा ना यहाँ पर, तो उसके तहत आने वाले कर्मचारियों पर ये लागू नहीं होती है। और हाँ, पार्ट ए के लाभ के तहत इसमें आप देखेंगे कि इसका जो लाभ है वो अतिरिक्त होगा। जो पार्ट ए के तहत हमने सब्सिडी की बात की थी, तो ये जो लाभ यहाँ पे मिल रहा है वो उसमें अलावा, मतलब उसके अलावा जुड़ेगा अतिरिक्त तौर पे। योजना ये भी 2 साल के लिए है और पात्रता सीमा वही सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसको आप देख रहे हैं। इसके बाद आप देखें चौथी योजना, 3 हमने देखा, चौथा देखते हैं। तो इसमें कौशल कार्यक्रम है, स्किल प्रोग्राम है, क्योंकि जब तक कौशल नहीं है तब तक आपको रोजगार कौन देगा। और भारत में जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें यही तो दिखाई देता है कि काम की कमी नहीं है, काम बहुत है। और जो इच्छुक युवा है उनकी भी कमी नहीं है, लेकिन ट्रेंड नहीं है, स्किल नहीं है उनके पास उस काम को करने के लिए। फिलहाल कौशल कार्यक्रम और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन 5 साल की अवधि में होगा क्या कि 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा, स्किल्ड बनाया जाएगा, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट अपने आप प्राप्त कर सके या जनरेट कर सके, दोनों चीज़ हो सकती है। और 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी, मतलब जो परिणाम उन्मुखीकरण है उसके साथ हब और स्पोक व्यवस्था में उन्हें उन्नत किया जाएगा। मतलब जो पहले से चल रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उन्हें और बेहतर बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें परिणाम उन्मुखी बनाया जाएगा, मतलब वहाँ से ट्रेनिंग लेकर स्किल सीख कर कोई कोर्स करके अगर कोई युवा निकलता है तो वो काम का सिद्ध हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ फर्जी डिग्री लेके घूम रहा है। तो ये कौशल उनके अंदर, मतलब उन संस्थानों के अंदर भी डेवलप किया जाएगा। और इसमें वही 200 हब और 800 स्पोक ITI जो है ये सभी उद्योगों के सहयोग के साथ स्थापित हुए। खास बात ये है, देखिए इसमें राज्यों और उद्योग के सहयोग के साथ ये नई केंद्र प्रायोजित योजना है। अब इसमें जो धनराशि की बात की गई है, 5 साल में कौशल के परिणाम और गुणवत्ता पे इसमें ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि स्किल जो डेवलप हम लोग कर रहे हैं वो बेहतर तरीके की हो, सिर्फ नाम मात्र की नहीं हो। ऐसी स्किल डेवलप करें कि वो रोजगार दिला के ही माने, मतलब कोई कोर्स करने के बाद या कोई कौशल सीखने के बाद, कोई हुनर सीखने के बाद कोई ऐसे निकम्मा ना घूमे, इसका ये मतलब है। तो 5 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपए, ध्यान से देखिएगा, अच्छा खासा बजट आवंटन है, 60,000 करोड़ रुपए का कुल खर्चा आएगा। अब ये जो 60,000 करोड़ रुपए का टोटल खर्च है, इसमें से पूरा भारत सरकार नहीं उठाएगी, इसमें राज्यों को भी देखना पड़ेगा। तो भारत सरकार इसमें 30,000 करोड़ रुपए का अपना योगदान देगी, राज्य सरकारें अपनी तरफ से 20,000 करोड़ लगाएंगी, और जो उद्योग हैं CSR फंडिंग के साथ उनकी जो इसमें योगदान राशि है वो 10,000 करोड़, तीनों को इसमें अपना अपना देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपने देखी। इसके बाद आप देख रहे हैं 5वीं योजना को, ये इंटर्नशिप के अवसर देगी। कौशल आपने प्राप्त कर लिया, अब आपको इंटर्नशिप मिलनी चाहिए, तभी तो प्रोत्साहन मिलेगा, है ना। तो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर उपलब्ध होंगी। और 5 वर्षों में, 5 साल का जो डाटा रखा गया है, 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में, ठीक है, 500 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, शीर्ष कंपनियाँ कई सारी हैं, तो 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के मौके दिए जाएंगे। अब जो यहाँ पर CSR फंड है उसके माध्यम से 6,000 की एक मुश्त सहायता के साथ साथ 5,000 प्रति माह का भत्ता भी दिया जाएगा, यानी अच्छा खासा प्रोत्साहन है, मतलब बहुत एकदम एक क्वालिटी का नहीं है, लेकिन नहीं से कुछ अच्छा। और शीर्ष कंपनियों के द्वारा 1 करोड़ युवाओं को कुशल बनाया जाएगा, कंपनियां भी ट्रेनिंग देने का काम करेंगी, ये इसमें एक खास बात है, ठीक है। और 5,000 का जो मासिक भत्ता है उसके साथ 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप भी इसमें शामिल है, उसको भी आप देख रहे हैं। अब उन लोगों के लिए ये लागू होती है जो कि नौकरी नहीं कर रहे हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तब किस बात की इंटर्नशिप, तब तो आप कहीं ना कहीं काम पाए हुए हैं, आपको मंथली या जैसे भी सैलरी मिलती है वो मिल रही, तो आप निकम्मे तो नहीं हैं। ये उनके लिए है जो टोटल एकदम नौकरी से जुदा है और पूर्णकालिक शिक्षा में भी शामिल नहीं है, यानी पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप छात्र हैं और आप कहें कि हम बेरोजगार हैं, अभी तो आपने पढ़ाई ही नहीं पूरी की। आप कम से कम शिक्षित होने चाहिए। और दूसरी चीज़, 21 से 24 वर्ष की अंदर के आयु के जो युवा हैं वही इसको आवेदन, मतलब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी आपने एक तरह से ग्रेजुएशन पूरा किया है और उसके बाद आपको काम नहीं मिल रहा है और किसी नौकरी को आपने अभी तक नहीं किया हुआ है, तो आप इसके लिए हकदार बनते हैं, ठीक। कंपनियों की इसमें स्वैच्छिक भागीदारी है और इसमें आप ये भी देख रहे हैं कि जहां भी लागू हो राज्य सरकार की पहलों के साथ समन्वय किया जाएगा, मतलब कंपनियों को सहयोग तो देना ही पड़ेगा। अब ये कह दिया गया कि भाई टॉप जो 500 कंपनियां हैं वहां पर आपको इंटर्नशिप मिलेगी। अब कंपनियां ही सपोर्ट नहीं कर रही हैं, ऐसे हो नहीं सकता, तो करना पड़ेगा।
योजना का चरण 1 से 2 साल का, और फिर उसके बाद वाला जो चरण चलेगा वो 2 से 3 साल का होगा। तो पहले तो पहला चल जाए, उसके बाद जब आगे वाला चरण होगा तो देखा जाएगा। तो यहाँ से अब मामला बदलता है। पूर्वोदय योजना को आप देख रहे हैं, इसकी अवधारणा की सार्वजनिक घोषणा मोदी जी के द्वारा 2015 में ओडिशा का जो पारादीप है, पारादीप आप समझ ही रहे हैं, तो वहाँ पर एक बैठक के दौरान की गई थी, जब उन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को एक तेल रिफाइनरी समर्पित की थी। तो इसमें यह कहा गया था कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, अभी हम विकासशील हैं, विकसित बनाने के लिए देश के पूर्वी हिस्सों का विकास करना होगा, पूर्वी हिस्से। और फिर वित्त मंत्री जी के द्वारा अपने बजट भाषण में 2024 वाला जो था उसमें, मतलब ये जुलाई वाला बजट है जब सरकार फिर से गठित होती है, तो उसमें इस योजना को घोषित किया गया। इसका पीछे का बैकग्राउंड यहाँ दिया हुआ है कि एक बार इसका उल्लेख किया गया था 2015 में, उसी को आधार बना के इसे लॉन्च किया गया। ठीक, तो अब आगे इसमें देख लेते हैं क्या चीज़ है। फोकस ये है कि जो पूर्वी क्षेत्र हैं, देश के पूर्वी हिस्से हैं, वहाँ पर मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचा और आर्थिक अवसरों का सृजन किया जाए। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनका डेवलपमेंट किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी वहाँ जनरेट की जाए ताकि लोग वहाँ पर लाभान्वित हों। अब पूर्वी क्षेत्र में 5 राज्यों को यहाँ रेखांकित किया गया है। इसमें आप देखेंगे बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र भी इसमें शामिल है, ध्यान दीजिएगा। तो ये सर्वांगीण विकास के लिए, मतलब इन राज्यों का सर्वांगीण विकास हो सके, और कहा जाए कि इसमें जो हमारी परंपराएं हैं, क्योंकि पूर्वी लोग जो हैं वो अपनी परंपराओं और अपनी मान्यताओं से बहुत बारीकी से जुड़े हुए होते हैं। वैसे तो भारत में हर जगह अपनी परंपरा और मान्यता का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ खास तौर पे पूर्वी राज्यों की ओर फोकस। तो कहा गया कि अपनी परंपराओं और जो मान्यताएं हैं उनसे समृद्ध हैं। 5 राज्यों में से सरकार ने बिहार पर खास जोर दिया हुआ है, और क्यों इस बार ज़्यादा जोर दिया गया है वो भी आप जानते हैं। ठीक है, बिहार का बहुत बड़ा योगदान है सरकार को गठित करने में, तो इसलिए बिहार को ज़्यादा प्रमोट करना ये तो बनता है, नहीं तो हर बार बिहार का इतना हालचाल नहीं लिया जाता है। तो खैर, ये तो सत्ता पक्ष का अपना अपना तरीका है, सब जो सत्ता में आते हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, वो कोई भी नेता हो। तो ये एक अलग चीज़ है, लेकिन अच्छी बात है, बिहार का भी डेवलपमेंट होगा और वो जरूरी है। तो यहाँ आप देखेंगे कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। सड़क परियोजना यानी अवसंरचना की बात हो रही है, बुनियादी ढांचे की बात हो रही है। और वित्त मंत्री ने ये भी कहा, यानी निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि राज्य सरकार, माफ कीजिएगा, सरकार राज्य में, यानी केंद्र सरकार राज्य में हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज, खेल, इस तरह की चीज़ों को भी स्थापित करेगी, मतलब खेल के लिए जो स्टेडियम इत्यादि हैं उनकी व्यवस्था। आगे देखें, पूर्वोदय योजना जो है, इससे पूर्वी हिस्सों का विकास होगा। पूर्वी हिस्से जो हैं अपने देश के पिछड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनको एक नई गति प्राप्त होगी और इससे देश को ऊर्जा मिलेगी। ऐसी ही कुछ योजना पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी होनी चाहिए, वो कटे कटे से महसूस करते हैं। तो गृह मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि ये योजना जो है ये पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगी। अब इसमें वही तारीफ की गई है योजना की, और कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, वही उद्देश्य लिखा हुआ है और कहा गया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखें आप एनपीएस वात्सल्य। असल में ये एक एनपीएस स्कीम ही है, इसमें कुछ नया नहीं है, बस ये कि बच्चों के लिए, 18 साल से कम वाले जो लोग हैं उनके लिए। तो इसमें इन्वेस्टमेंट का काम जो अभिभावक हैं आपके या माता पिता हैं वही कर सकते हैं। जो नाबालिग बच्चे हैं, मतलब अभी 18 के नहीं हुए, तो उनके लिए ये अंशदान योजना है। ठीक है, अब इसमें होगा ये कि जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है वो आपको प्राप्त होगा। मतलब सामाजिक सुरक्षा आपको कैसे मिलती है, जब आप आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं या कम से कम आपके पास एक धनराशि होती है, तो वो इन्वेस्टमेंट आपके माता पिता या आपके गार्जियन शुरुआत से ही करेंगे। और जब आप वयस्क हो जाएंगे तो ये जो योजना है इसको सामान्य एनपीएस खाते में आसानी से बदल दिया जा सकता है। ठीक है, और एनपीएस वात्सल्य की शुरुआत एनपीएस के तहत जो अंशदान की सीमा है उसमें वृद्धि करके की गई, बढ़ोतरी की गई, और इससे वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी, सुधार होगा। मतलब जो बच्चे और कर्मचारी हैं दोनों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। इसके बाद आइए आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें तारीफ की गई है कि परिवर्तनों का उद्देश्य है कि बेहतर लाभ प्राप्त किया जा सके, और जो जिस वर्ग को इसमें रखा गया है, क्योंकि यहाँ बच्चों की बात हो रही है, तो उनकी वित्तीय स्थिरता को योगदान मिल सके। ठीक, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं ये जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। अब इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? तो जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए जो संतृप्ति कवरेज है, यानी गरीबों के लिए बैंक खाता है, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला के तहत स्वास्थ्य कवर जैसे जो लाभार्थी हैं उनका 100% कवरेज देगी। मतलब जितने भी दायरे इसमें दिए गए हैं ना, जैसे बैंक खाता हो गया, आयुष्मान भारत वाला सेक्टर हो गया, उज्ज्वला योजना हो गई, तो इन सब चीज़ों के तहत जो लाभार्थी हैं उनको पूरा 100% इसमें कवरेज दिया जाएगा।
और इस पूरी धारणा को अपना के मतलब जो पहले से चल रही योजनाएं हैं उसका लाभ मिलेगा पूरा पूरा। तो इससे क्या होगा, जो कम्युनिटी है मतलब जनजातियां हैं उनमें सुधार आएगा, उनकी जीवन शैली, उनका जो जीवन स्तर है वो बेहतर होगा। तो यही उन्नत ग्राम अभियान का उद्देश्य भी है। अब इसमें 63,000 गाँवों को शामिल किया जाएगा, संख्या याद रखिएगा 63,000, और करीब 5 करोड़ जो ट्राइबल लोग हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। ये एक खास बात है। अब इसमें देखिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ही काम करेगा, मिनिस्ट्री वही रहेगी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और बजट का जो परिव्यय है ये संशोधित अनुमान 2023-24 की तुलना में 73.60%, 73.60% लगभग बढ़ गया है, और ये अब हो गया है 13,000 करोड़ रुपए के आसपास, ठीक है। नया जो बजट आया है उसमें अच्छा खासा इजाफा किया गया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और बजट आवंटन में 2014-15 में जो 4,497.6 करोड़ रुपए था, वहाँ से इतनी पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। तो अभी का जो हालिया इसका बजट का पूरा आंकड़ा है, मतलब राशि है, उसको आप याद रखिएगा, और कितनी वृद्धि हुई है, कितना बढ़ा है, वो दिमाग में रखिएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर खास बात क्या हो सकती है, इसमें जनजातियों का विकास करना, उनके लिए जो जितनी भी नीतियाँ पहले से चल रही हैं या कोई आवश्यक है तो नई नीति भी बनाए और उनका पूरा एक समेकित विकास किया जाए। और इसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय ही नोडल एजेंसी के तौर पे काम करता है। आदिवासी उप योजना यानी जो TSP है, यानी ट्राइबल सब प्लान, उसे अब एक नए नाम से जाना जाएगा, वो है डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी DAPST। ये इसका नया नामकरण है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। और 42 मंत्रालय और विभाग, मंत्रालय अकेले नहीं, इसमें विभाग भी शामिल हैं, जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, जितने भी बुनियादी ढांचे होते हैं, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास, ये सारे जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर आदिवासियों के लिए विकास परियोजनाओं हेतु हर साल अपने कुल योजना आवंटन का 4.3 से लेकर 17.5% तक धन आवंटित करते हैं। मतलब ये सारे जो मंत्रालय और विभाग हैं, इनके माध्यम से इतना जो धन है ये आवंटित किया जाता है सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समुदाय के लिए, यानी जनजातियों के लिए। अब इसके बाद आगे चले, यहाँ देखें आप DAPST जो निधि आवंटन है 2013-14 से लगभग 5.8 गुना बढ़ गया है, और 2013-14 का जो समय है उसमें 21,525.36 करोड़ ये इसका जो अनुमान है। और अनुमान 2024-25 में कितना हो गया, तो 1,24,908 करोड़ रुपए, ठीक है। अब इसमें 6,399 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है जो मॉडल आवासीय विद्यालय, मतलब एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। इसके बाद PM सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें सोलर पैनल लगाने की बात है, और इसमें उत्तर प्रदेश और असम सहित राज्यों में, मतलब जितने भी राज्य हैं वहाँ पर इसे लागू किया जाएगा, और इसके लिए वही फ्री बिजली की बात है। 300 यूनिट तक आपको जो सौर ऊर्जा है उसका लाभ मिलेगा, तो उतनी बिजली आपकी बचेगी। तो ये एक सरकारी योजना है, 15 फरवरी 2024 को इसको शुरू किया गया था। सब्सिडी के द्वारा इसमें प्रयास को बढ़ावा दिया जाएगा, और 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल सके, इसकी व्यवस्था की जाएगी। 1.28 करोड़ से भी ज़्यादा इसमें रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और 14 लाख आवेदन आए हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब प्रोत्साहन वाला जो रिस्पॉन्स है वो मिला है। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी, 300 यूनिट प्रति माह का इसमें रिकॉर्ड रखा गया, और अब तक इतने पंजीकरण प्राप्त हुए। वही चीज़ यहाँ पर अंग्रेजी में है, इसे आप देखें, और यहीं पर हमारी बात समाप्त होती है, ठीक है।